दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीक में 5-6 क्लासेस आराम से अवेलेबल हो जाएँ। और आप सबने एक कमेंट सेक्शन में एक इशू बताया था कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो एक्चुअली जो वीडियो मैं आपको 10 से 15 मिनट के बीच में दे रही हूँ, ये 2 से ढाई घंटे की मेरी क्लासेस होती हैं। और उसमें बिना कंटेंट से कंप्रोमाइज़ किए, बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए, मैं उन चीज़ों को आपको 10 से 15 मिनट में अवेलेबल करा रही हूँ, अपने शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट वे में। कोई भी चीज़ मिस नहीं होती उसमें। तो फ़ोन है एक, उसी को पॉज़ करती हूँ, उससे फिर रिकॉर्ड करती हूँ कंटिन्यू। जब उसको अपलोड करती हूँ तो फिर सेटिंग में स्पीडोमीटर जब अपलोड करते हो स्पीडोमीटर लगा देती हूँ मैं। तो आप जो वीडियो जब प्ले करेंगे तो उसमें साइड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसमें साइन है, जो साइन में आप टिक करेंगे उसमें स्पीड प्ले बैक का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जानेंगे अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र क्या होते हैं। वास्तविक क्षेत्र वे क्षेत्र होता है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान देता है। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के वो सभी क्रियाकलाप जो उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान दे रहे हैं वो आपके क्या है, वास्तविक क्षेत्र हो गए। और वित्तीय क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जो धन संपदा या यानी परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो वित्तीय क्षेत्र होता है वो वास्तविक क्षेत्र की हेल्प करता है, उसकी समृद्धि में, उसके उत्पादन में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे आपके पास रुपए हैं तो आप रुपए खा नहीं सकते, लेकिन वही रुपए आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको खाने की चीज़ें खरीद के ला सकते हैं। बस यही अंतर है वित्तीय क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र में। वास्तविक क्षेत्र जैसे कि आप खेत में गन्ना उत्पादन करते हैं, कपास उत्पादन करना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, निर्माण, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं, सर्विस सेक्टर की चीज़ें, वो सभी वास्तविक क्षेत्र होते हैं। ठीक है। वित्तीय क्षेत्र जैसे कि बीमा, बैंकिंग, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब आपका वित्तीय क्षेत्र होता है जो धन का प्रबंधन करता है। हम पढ़ेंगे बचत, निवेश और पूंजी निर्माण, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, ये ISBT 2018, 19 और 20 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये लगातार पूछे गए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं बचत क्या है। बचत क्या है आप सब जानते हैं, आपकी आय से जो पैसा आप खर्च करने के बाद बचाते हैं वो आपका बचत होता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये से में आप 50 रुपये खर्च कर देते हैं, तो जो 50 रुपये आपके खर्च करने के बाद बच रहा है वो आपका बचत है। एक तरह से कह सकते हैं कि आय का वह भाग जो आप भविष्य में खर्च करने के लिए बचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और अगर एक फॉर्मूले के तौर पे हम देखें तो कैसे बनाएंगे कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग खर्च, तो आपका बचत हो गया। अच्छा, बचत जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक बचत और एक होता है वित्तीय बचत। भौतिक बचत जैसे आप गुल्लक, पिगी बैंक, पर्स, नगद, गोल्ड, ज़मीन इत्यादि का जो बचत होता है वो आपका भौतिक बचत होता है। फाइनेंशियल बचत क्या होता है, वित्तीय बचत क्या होता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बीमा, बैंक इत्यादि में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका वित्तीय बचत होता है। अब भारत में वित्तीय बचत की अपेक्षा भौतिक बचत ज़्यादा लोग करते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय बचत अधिक अच्छा होता है, क्योंकि ये आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाता है। और भारत में 2/3 भौतिक बचत होता है, यानी 67% भौतिक बचत होता है, और 1/3 वित्तीय बचत होता है, यानी 33% वित्तीय बचत होता है। और यही रीजन है कि भारत में काले धन का सृजन अधिक होता है। अच्छा, भौतिक जो बचत है वो आर्थिक समृद्धि दर में बहुत विशेष योगदान नहीं कर रही है भारत में। यही रीजन है कि भारत सरकार वर्तमान में बचत की अपेक्षा निवेश पे ज़्यादा जोर दे रही है। लोग क्या करते हैं भौतिक बचत, जैसे कि अब एक एग्जांपल लीजिए, किसी ने 5 लाख की ज़मीन खरीदी, स्टाम्प पेपर में 2 लाख दिखा रहा है, बाकी पैसे कैश में जा रहे हैं, इधर उधर जैसे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये काले धन का इससे सृजन हो रहा है, और ये जो पैसा है ये एक फ्लो में, एक जो अर्थव्यवस्था है उस पर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण हमारी समृद्धि दर नीचे चली जाती है। इसीलिए हमें सरकार जो है वो वित्तीय बचत पे अधिक जोर देती है। आप देखेंगे कि विश्व की जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे भौतिक बचत की अपेक्षा लोग वित्तीय बचत पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। यही रीजन है कि भारत सरकार भी इसकी ओर फोकस कर रही है, क्योंकि भौतिक बचत काले धन का बहुत अधिक प्रमोट करती है। ठीक है। अच्छा, किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से। आपने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में 3 एजेंट होते हैं, है ना, परिवार, निजी कंपनियां, फर्म और सरकार। तो यही क्या होंगे, अर्थव्यवस्था को बचाएंगे। जैसे घर में कोई 3 सदस्य हों, वो कमा रहे हों, तो घर की जो कुल बचत होती है वो क्या होती है, तीनों की बचत को जोड़ के जो निकालेंगे वो कुल बचत होती है। वैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख एजेंट होते हैं, परिवार, निजी कंपनियां, फर्म और सरकार। अब ये तीनों से जो बचेगा वो हमारी सकल बचत होगी या कुल बचत होगी। ठीक है, तो कुल बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल पारिवारिक बचत प्लस कुल निजी कंपनी या फर्म की बचत प्लस कुल सरकार की बचत, ये हमारा हो गया सकल बचत या कुल बचत। ठीक है, अब अगर हम सकल बचत दर निकालें तो कैसे निकालेंगे, सकल बचत दर निकालने के लिए हमें जीडीपी से भाग देना होगा। ठीक है, सकल बचत दर निकालने के लिए हमें प्रतिशत में जीडीपी रखना होगा, जीडीपी से भाग देना होगा। ठीक है, तो सकल बचत दर क्या होगा, सकल बचत दर बराबर होता है कुल बचत बटे जीडीपी गुणे 100। ये जो फॉर्मूलाज मैं आपको बोल रही हूँ ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, ओके, आप समझते चलिए। अभी वर्तमान में भारत का जो सकल बचत दर है वो जीडीपी का 30% है, जीडीपी का
30% है। और सबसे अधिक जो बचत होती है वो परिवार द्वारा की जाती है, लगभग 60%, और निजी कंपनियों द्वारा 20 से 25%, और सरकार सबसे कम बचत करती है 10 से 15%। ठीक है, तो आपको निकालना है अगर कि बचत दर क्या है, तो जो सरकार की जो कुल बचत दर है जैसे 30% है, 30% का परिवार कितना करता है 60%, तो 30 का 60%, 3 × 60/100 वो आपका निकला है 18%। ठीक है, तो इस तरह आप तीनों को निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निवेश। निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। निवेश एक प्रकार का खर्च होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के टर्म पे आप देखें तो निवेश वह उत्पादक खर्च होता है जो संपत्ति का निर्माण करता है। यानी आप देखें खर्च दो प्रकार से होता है, एक उपभोग खर्च होता है और एक उत्पादक खर्च होता है। उपभोग खर्च क्या होता है जो संपत्ति का निर्माण नहीं करता, और उत्पादक खर्च क्या होता है जो संपत्ति का निर्माण करता है। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, आप चाय पीने जाएं, वो आपका उत्पादक खर्च है, आपने चाय पीने में पैसे गंवा दिए, वो चला गया। ठीक है, उससे कोई उत्पादन नहीं हुआ। लेकिन आप वही 10 रुपये का कोई पेन, पेंसिल, कोई भी ऐसी चीज़ खरीद ले जो नहीं वर्तमान में ना सही लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए उपयोगी है, वो आपके क्या होते हैं, उत्पादक खर्च होते हैं। ठीक है, तो निवेश दो तरह से होता है, खर्च दो प्रकार का होता है, एक उत्पादक खर्च और एक उपभोग खर्च। तो जो उपभोग खर्च होता है वो आपका निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट। तो अर्थव्यवस्था में निवेश क्या होता है, एक प्रकार का उत्पादक खर्च होता है जिससे वस्तु या सेवा का निर्माण होता है, यानी बोल सकते हो संपत्ति का सृजन होता है। वह निवेश या निवेश वह खर्च होता है जिससे संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो निवेश दो प्रकार का होता है। निवेश आप डालेंगे, निवेश उसके दो भाग बांटेंगे उसका, एक होता है आपका निवेश सार्वजनिक निवेश और एक होता है निजी निवेश। सार्वजनिक जैसे कि स्पष्ट है, सार्वजनिक निवेश कौन करेगा, सरकार करेगी। तो निवेश उसके दो पार्ट करिएगा, सार्वजनिक निवेश और एक निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश में आप सरकार डालेंगे, सरकार में कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। निजी निवेश दो प्रकार का होता है, एक घरेलू निवेश और एक विदेशी निवेश। घरेलू निवेश भी दो प्रकार का होता है, एक परिवार जो करेगा निवेश वो, और एक निजी कंपनी या फर्म जो करेंगी। और विदेशी निवेश भी आपके दो प्रकार के होंगे, एक FDI और एक FPI। FDI फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, तो सार्वजनिक निवेश सरकार करेगी, वो केंद्र की हो या राज्य की हो। ठीक है, निजी निवेश जैसे परिवार का हो गया या फिर निजी कंपनी। विदेशी निवेश में आपका FDI और FPI हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जो सरकार जितनी भी सब्सिडी वगैरह जो देती है वो एक तरह से निवेश नहीं है, क्योंकि हमने निवेश में हमने पढ़ा कि निवेश वो होता है जिससे उत्पादन हो, वह खर्च जिससे उत्पादन होता है। तो जो सरकार किसी को सब्सिडी देती है, कोई छूट देती है, कोई चीज़ मुफ्त में देती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो सिर्फ वो खर्च होता है, उत्पादन खर्च नहीं होता है। तो सरकार को चाहिए कि वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे। हम लोग अक्सर न्यूज़, टेलीविज़न, बहुत सी चीज़ों में डिबेट देखते होंगे कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो लोग बहुत विरोध करते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि जो संगठित क्षेत्र है वो असंगठित हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी देश में कहीं किसी भी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र बहुत मजबूत है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है, ये समाजवादी भी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत सरकार, हमारा संविधान ये अधिकार देता है, केंद्र के पास, सत्ता के पास अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र में भूमि के भारत देश के अंतर्गत कोई भी क्रियाविधि है वो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हो या कोई भी हो, उसमें पूर्ण हस्तक्षेप रखती है। ठीक है, विधिवत। तो आप देखेंगे कि जो निजी इन्वेस्टमेंट है, आप देखें प्राइवेटाइजेशन जो है, उससे क्या होता है कि वो आपको अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक से अधिक रोजगार देते हैं। अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करने लगेगी, अगर निवेश करने लगेगी उत्पादन में, तो क्या होगा, जो लोगों को जो छूट दी जा रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं देगी। और जन कल्याणकारी अगर योजनाओं पे सरकार ध्यान नहीं देगी तो आप वैसे भी देख रहे हैं देश में बहुत से एक ऐसा तफ्ता है जो बहुत एक हाशिए पे है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है आज भी। और जब आप भुखमरी के आंकड़े निकालते हैं तो कितनी सारी जनसंख्या आप देखते हैं कि इतने करोड़ जनसंख्या, इतने करोड़ लोग एक दिन का भोजन भी नहीं पाते हैं, कितने लोग पीछे रह गए हैं, जो आप बढ़ रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो अपना पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाए और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे। ठीक है, उचित तरीके से। तो जो हम विदेशी निवेश में हमने देखा है कि एक होता है FDI। FDI क्या होता है, वो दीर्घकालिक निवेश होता है, यानी वो आधारभूत संरचनाओं में उसका निवेश होता है। एक होता है FPI, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए निवेश होता है, जैसे शेयर बाजार में जो निवेश होता है। ठीक है, वो FPI होता है। दीर्घकालिक निवेश जैसे कि आप देखते हैं कि आप देखते होंगे सरकार ने वो एयरपोर्ट बेच दिया है ना, या आप मेट्रो में देखते होंगे। तो ऐसी हर एक आधारभूत संरचना जहाँ पे सरकार विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मिलके उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसका नवीनीकरण कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, उसको विकसित कर रही है, वो हमारा हो गया FDI। ठीक है, और FPI जो शेयर मार्केट की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, वो FPI होता है। ठीक है, तो आपने देखा FPI और FDI क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सकल, अगर हम एक तरह से देखेंगे सकल निवेश क्या होता है, जैसे हमने देखा सकल बचत क्या होता है, तो हमने सकल बचत में देखा कि 3 एजेंट होते हैं, परिवार, सरकार और निजी कंपनियां। इन तीनों ने जो बजाया वो सकल बचत होती है। ऐसे ही सकल निवेश क्या होगा, है ना, तो सकल निवेश क्या होगा, एक सार्वजनिक निवेश और एक निजी निवेश। तो कुल सार्वजनिक निवेश प्लस कुल निजी निवेश, तो निजी निवेश में पूरा आ जाएगा आपका परिवार, निजी कंपनी और वो विदेशी, और सार्वजनिक निवेश में केंद्र और राज्य। ठीक है, तो
ओवरऑल अगर हम देखें कि कुल निवेश, तो कुल निवेश बराबर सार्वजनिक निवेश प्लस निजी निवेश, ठीक है। तो अगर हम सकल निवेश दर निकालें तो सकल निवेश दर वैसे ही निकलेगी जैसे सकल बचत दर हमने निकाली थी। तो सकल निवेश दर बराबर सकल निवेश यानी कुल निवेश बटे जीडीपी गुणे 100, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में सकल निवेश दर जो है वो 30% है। कि विकास के लिए निजी निवेश का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि सरकार को निजी निवेश पे बल देना चाहिए और दे रही है। और जो बचत होता है और सरकार अपना पैसा जन लोक कल्याणकारी नीतियों पे खर्च करे तथा जो बचत है वो आने वाले समय में या भविष्य की जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, मंदी जैसी स्थितियों के लिए बचा के रखे, हेल्प करता है। तो हमने एक चीज़ देखी कि जो हमारा वित्तीय बचत है, आप लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि जो सर शेयर बॉन्ड जो म्यूचुअल फंड जो आप टर्म्स पढ़ रहे हैं उसको अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, नोट पढ़िए। अभी जो पढ़ रहे हैं आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो हमने देखो कि वित्तीय बचत हेल्प कैसे करती है। हमने अभी बोला ना कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे देखिए आप उदाहरण लीजिए, ठीक है, आपने ज़मीन खरीदा, आपकी ज़मीन पड़ी है, वो कुछ यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। अगर कोई बहुत फैक्ट्री या कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं कार्यरत हैं, लेकिन अगर आपने जो 50 रुपये 100 रुपये कमाए, आपके 50 रुपये जो बचे हैं, आप वही 50 रुपये बैंक में दे आइए। बैंक क्या करता है, जब आपको जैसे 100 रुपये में 4 रुपये आपको ऋण देता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई और बैंक से लेता है तो वो कितना रुपये वसूलता है, 8 रुपये। अगर आपको 100 रुपये में 4 रुपये वो ब्याज देता है तो दूसरे से वो 8 रुपये ब्याज वसूलता है। इस प्रकार 4 रुपये बैंक खुद कमाता है। तो सपोज बैंक को आपने 50 रुपये जमा किए, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, किसी कंपनी को वो 50 रुपये दे दिए, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, मशीन खरीद लिया। मशीन आ गई तो क्या होगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन क्षमता बढ़ती है, मतलब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी तो समृद्धि दर बढ़ेगी। इस प्रकार आपका जो वित्तीय बचत था, जो 50 रुपये था, उससे आपको ब्याज भी मिल रहा है, बैंक को भी प्रॉफिट हो रहा है, निजी कंपनी को भी हो रही है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। इसलिए भौतिक बचत की अपेक्षा वित्तीय बचत बहुत अच्छा है, उपयुक्त है और भारत सरकार इस पर जोर दे रही है। तो चलिए नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।